इग्नू के एग्जाम्स टेंशंस, डोंट वरी, उन्नति एजुकेशन इज हेयर टू हेल्प यू। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आई नो आप सभी को कंफ्यूजन होगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है या आपको किस तरीके से आंसर्स अपने प्रेजेंट करने हैं। तो उन्नति एजुकेशन आपके लेकर आया है एक्सक्लूसिवली जून 2025 के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जून 2025 के क्वेश्चन पेपर से, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं MCA 01 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स का जून 2025 MCA 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन पेपर। 3 आवर्स का आपका पेपर आता है, मैक्सिमम मार्क्स इज 100 और वेटेज है आपकी 70%। आपको कोई 5 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क कैरी करता है, दैट इज योर 20 मार्क्स ईच। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नेचर and type of a conflict in an organization. Also explain 4 stages in the conflict process with an appropriate example. अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं हम इंट्रो पर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन अराइज, कॉन्फ्लिक्ट आता ही कब है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, goals or a interest among individuals or groups. So it is a natural and unavoidable aspects of our organizational life. So while conflict were once viewed as a disruptive, modern management recognized that a certain level of conflict is essential for creativity, innovation and a problem solving. So understanding the nature, type and process of conflict helps manager to control its intensity and uses constructively. सो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि वो बिजनेस के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, बट मॉडर्न टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट को एक पॉजिटिव वे ऑफ से देखा जाता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब आते हैं हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट पर। तो फर्स्ट इज इनविटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। Conflict is inherent whenever individual interact to achieve objectives. आप conflict को avoid नहीं कर सकते हैं। Second, dynamic in nature. It changes over time with variation in organizational structure, policies and human relation. तो ये आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, आपके ह्यूमन रिलेशंस में चेंजेस आते हैं, या आपकी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आते हैं। थर्ड इज परसेप्चुअल इश्यूज। कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर इज नेगेटिवली इफेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। तो ये आता ही कब है? जब दूसरी पार्टी को ये लगने लगे कि आप जो है उस चीज के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ले रहे हैं। फोर्थ इज गोल ओरिएंटेड। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबल गोल और अ डिफरिंग मैथड ऑफ अचीविंग देम। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं? जब हमें ये लग रहा हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो सेम मेथड यूज नहीं कर रहा जो हम मेथड यूज कर रहे हैं गोल अचीव करने के लिए। फिफ्थ इज functional and dysfunctional. So conflict may lead to constructive outcomes, innovation, और डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स, रिड्यूस एफिशिएंसी। अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उसके 2 आउटकम होंगे, या तो आप कोई इनोवेटिव मेथड लेकर आओगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, या आप इतना नेगेटिव ले लोगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सिक्स्थ इज कैन अकर एट अ डिफरेंट लेवल। इट कैन बी इंट्रापर्सनल, इट कैन बी इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप। तो ये आपके विद इन द डिपार्टमेंट में हो सकता है, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है, इंटरपर्सनल भी हो सकता है, इंट्रापर्सनल भी हो सकता है। सेवंथ, इन्फ्लुएंस बाय ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, हायरार्की, कम्युनिकेशन बैरियर्स और रिसोर्स स्केर्सिटी कैन ट्रिगर अ कॉन्फ्लिक्ट। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट कब कब ट्रिगर हो सकता है? या तो आपकी हायरार्की इस तरीके से हो, आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो, या रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो या उनकी कमी हो। एट्थ इज सब्जेक्ट टू मैनेजरियल कंट्रोल।
Managers can minimize its negative effect through negotiation and mediation. तो मैनेजर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं दो पार्टीज के बीच में मीडिएट करके। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें आपसे पूछा गया था स्टूडेंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के। सबसे पहला आता है बच्चों आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू रोल ऑफ एम्बिग्यूटी और अ मॉरल डायलेमास, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड जॉब डिमांड। हो सकता है कि आपको आपकी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ सही ना लग रही हो, पर आपकी जॉब डिमांड कर रही हो कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेकेंड इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इट अराइज बिटवीन द टू इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट पर्सनालिटी और अ वर्क स्टाइल। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो पर्सन्स के बीच में होता है जब उनका काम करने का स्टाइल या उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। थर्ड इज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इट हैपन्स विद इन अ टीम ड्यू टू डिफरेंसेस इन आइडिया और गोल्स। तो ये आपकी टीम के अंदर ही टीम के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जब उनका काम करने का तरीका या सोचने का तरीका अलग हो या उनके गोल डिफरेंट हो। फोर्थ इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इट एग्जिस्ट बिटवीन डिपार्टमेंट और अ ग्रुप। ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, occurs when an employee's personal goal clash with the organizational goals, जब आपके पर्सनल गोल आपकी कंपनी के गोल के साथ क्लैश हो जाए। सिक्स्थ इज लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉमन बिटवीन लाइन मैनेजर फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड अ स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइजरी रोल। तो बेसिकली जब आपके टू मैनेजर्स के बीच में, ऐसे समझो कि एक मैनेजर है और एक दूसरा आपका स्पेशलिस्ट है, तो उन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो या ओपिनियंस उनके मैच ना हो रहे हो। सेवेंथ इज फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द फॉर्मल अथॉरिटीज एंड द इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स, आपको 4 स्टेजेस बताने हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के। 1 पर आते हैं हम। Stage 1 is potential opposition incompatibility. So this stage include the conditions that create opportunity for conflict, communication barriers, structure differences and personal variables. For example, two departments competing for a limited resources. ये कम तो ये स्टेज कौन सी होती है स्टूडेंट, कि जब आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं। वो कब हो सकता है? जब मान लो कम्युनिकेशन बैरियर है, स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस हैं, या आपके पर्सनल वेरिएबल्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स की आपस में नहीं बन रही है, तो वो होता है आपका स्टेज 1। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूशन एंड पर्सनलाइजेशन, द कॉन्फ्लिक्ट between perceived and felt by an individual. At this point, emotional involvement begin, leading to tension and anxiety. Example, employee begin feeling resentment towards another team. For example, कि अगर कोई एक एम्प्लॉय है और उसको दूसरे एम्प्लॉय से या मैनेजर से वो चीज़ें फील कर पाए, उसको लगे कि वो उसको पॉजिटिव आउटकम में नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, तो हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाए। थर्ड इज इंटेंशन, पार्टीज डिसाइड हाउ टू एक्ट, competing, collaborating, avoiding, accommodating, or compromising. A manager may choose to negotiate instead of confronting directly. अब आपकी इंटेंशन होती है, अब इस पर डिपेंड करता है, आप compete करना चाहते हो, collaborate करना चाहते हो, आप compromise करना चाहते हो, या आप accommodate करना चाहते हो, avoid करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करता है। तो मे बी मैनेजर ये चूज करे कि मैं उस पर्सन को कन्फ्रंट करने की जगह मैं उसके साथ नेगोशिएट कर लेता हूँ, तो ये होता है आपका इंटेंशन। द फोर्थ इज बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल थ्रू स्टेटमेंट्स, एक्शन और डिसीजंस। So degree of conflict behavior may range from mild disagreement to open aggression. For example, disagreement in meeting or refusal to कॉपरेट। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे विजिबल होगा? आपके एक्शंस के थ्रू या आपके वर्ड्स के थ्रू दिखेगा। ये शुरू होता है माइल्ड से, या ये
इसकी जो रेंज होती है वो माइल्ड से जाती है ओपन एग्रेशन तक, कि आप थोड़ा अब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, या आप खुल के ओपनली चीज़ों को मना कर रहे हो कि मैं तो आऊँगा ही नहीं, या तो मैं मीटिंग करूँगा ही नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्रिटिकल नोट पे। सो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एनहेंस यार conflict is not inherently harmful. Manage conflict enhance organizational adaptability and innovation, and the goal is to balance conflict intensity. Too little causes stagnation and little too much leads to chaos. Last हम आते हैं अपने conclusion पर। कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ इनएविटेबल एंड मैनेजेबल। आप ना तो उसको अवॉइड कर सकते हो और आप उसको so conflict is both inevitable and manageable. Recognizing its nature and understanding the stages of its process enable the managers to channel differences into positive outcome, and constructive management of conflict promotes collaboration, creativity and organizational growth. आपको यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए जो हमने टाइप्स पढ़े थे स्टूडेंट, उसकी शॉर्ट फॉर्म दी है। आप इसको इल्फ के फॉर्म में याद कर सकते हो। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप, लाइन स्टाफ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्टेजेस लर्न करने हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी पिस्बो, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो: पोटेंशियल, कॉन्जुगेशन, इंटेंशन, बिहेवियर एंड आउटकम। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड हाउ कैन फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बी क्रिएटेड। आपको डायमेंशंस बताने हैं और आपको ये बताना है कि आप फेवरेबल क्लाइमेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर्स टू कलेक्टिव परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय towards their work environment. It represents the feel or atmosphere of the organization, influenced by leadership style, communication, motivation, and management practice. A positive climate encourages commitment, efficiency, and satisfaction, while a poor climate leads to low morale and a टर्नओवर। तो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसा फील करते हैं एम्प्लॉयज़, या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो टोटली आपका डिपेंड करता है कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप उनको कितना मोटिवेट करते हैं, या आपकी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस क्या है। जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव क्लाइमेट होगा उतने वो अपने काम के टूवर्ड्स कमिटेड रहेंगे, एफिशिएंसी आएगी, सेटिस्फाइड रहेंगे। वहीं अगर आपका पुअर क्लाइमेट होगा तो उनका मोराल भी डाउन होगा और आपका टर्नओवर भी। अब हम आते हैं उसके डायमेंशंस पर। तो सबसे पहला आता है बच्चे आपका इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, extent to which employees have freedom and independence in their work decision. A high degree foster responsibility and a innovation. आपने कितने एक्सटेंड तक उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दे रखी है उनके वर्क के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए। सेकेंड इज पोजीशन स्ट्रक्चर defines the clarity of role, rules and procedure. A well-defined structure promotes stability, but excessive rigidity can reduce a flexibility. अब उनके रोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उनके आपके रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उनका एक जो स्टेबिलिटी है वो डिफाइंड रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड बना के रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम को भी हैम्पर करेगा। Third is reward orientation, degree to which reward are linked to performance and merit. Transparent and fair reward system strengthen the motivation. आप किस बेसिस पे अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो मेथड आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है उतना ज़्यादा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। नेक्स्ट इज वार्मथ एंड सपोर्ट रेफर्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट अमंग द कोलीग्स। अ सपोर्टिव क्लाइमेट इंक्रीज कॉपरेशन एंड बिलोंगिंगनेस। तो आपके एम्प्लॉयज़ का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो आपस में बॉन्डिंग शेयर करते हैं,
जितना अच्छा सपोर्टिव एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ज़्यादा ही कॉपरेशन और बिलोंगिंगनेस इंक्रीज होगी। फिफ्थ इज रिस्क ओरिएंटेशन, indicate the extent of risk taking encouraged by a management. Progressive organization support experimentation and innovation. आपके मैनेजमेंट ने आपको कितना एनकरेज किया हुआ या कितना करते हैं आपको रिस्क लेने के लिए, जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में उतनी ज़्यादा इनोवेशंस वो लेकर आएंगे। सिक्स्थ इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिफ्लेक्ट हाउ ओपनली डिसएग्रीमेंट्स आर हैंडल्ड, कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप कितना ओपन है कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, आप डिसएग्रीमेंट्स को कितना ओपनली हैंडल करते हैं, जितना अच्छे से आप हैंडल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। सेवेंथ इज कम्युनिकेशन फ्लो, मेजर्स ओपननेस, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल फ्लो, क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी। जब आपकी कम्युनिकेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी उतनी मेंटेन रहती है। एट्थ इज लीडरशिप स्टाइल, अफेक्ट द ओवरऑल क्लाइमेट। आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है वो आपके कंपनी के पूरे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप foster involvement, whereas autocratic style often creates fear. पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होता है जहाँ पे आप सबको इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो जहाँ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। वहीं अगर आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है जहाँ पे आप सिर्फ अपनी चलानी है और आपको किसी की सुननी भी नहीं है, तो वहाँ पे एक फियर का माहौल बना रहता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट। जब आप अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं कि हमारी कंपनी का लेट्स से क्या गोल होना चाहिए, आपको उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप और कमिटमेंट की फीलिंग आती है। टेंथ इज organizational value and ethics, shared belief and moral principles shape employees attitude towards the organization and each other. अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ कैन वी क्रिएट अ फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब हम कैसे फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बना सकते हैं। फर्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन टू रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट। जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहेगा, जितनी ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, उतनी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। सेकेंड इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिससे उनका वर्क जो है वो पॉजिटिव वे में इफेक्ट होगा। थर्ड इज रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, इम्प्लीमेंट फेयर रिवॉर्ड सिस्टम टू एक्नॉलेज मेरिट। एक बहुत ही फेयर रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके रिवॉर्ड सिस्टम पे कि लेट्स से आप किस बेसिस पे रिवॉर्ड दे रहे हैं या उनका क्या मेरिट होना चाहिए। फोर्थ इज लीडरशिप डेवलपमेंट, ट्रेन मैनेजर्स टू अडॉप्ट डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल्स। आपको अपने मैनेजर्स को ट्रेन करना है कि वो डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल्स को अडॉप्ट करें। फिफ्थ इज टीम बिल्डिंग, प्रमोट कोलैबोरेशन थ्रू जॉइंट गोल्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज। आप कोई ना कोई उनको ऐसे गोल्स दे, वो साथ में मिलकर उसको अचीव करना है और कोलैबोरेशन एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि उनका आपस में एक अच्छा बॉन्ड बन पाए। सिक्स्थ इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स फॉर रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आपको उनको ऐसा क्राइटेरिया देना चाहिए कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं आपके पास। सेवंथ इज एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स, इंश्योर फिजिकल कंफर्ट, जॉब सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अगर आप एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट है, उनको एक जॉब सिक्योरिटी है और उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ग्रो होने के लिए, तो वो उतनी ही एफिशिएंसी और बेटर तरीके से काम करेंगे। एंड द एट्थ इज ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स, बिल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इनटू ऑल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। आपकी जो भी पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। सो द क्रिटिकल नोट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज डायनेमिक,
must adapt to change in internal and external environment, and managers should regularly assess and rely on it to maintain balance between control and freedom. Conclusion: a favorable organizational climate enhance motivation, commitment, and performance, and by nurturing trust, communication, and fair practices, management can create an environment where employees contribute willingly and creatively to the organizational goals. चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो है वो आपके दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं पहले, what do you mean by the group development, and explain different stages of the development of a group with an appropriate example। चलिए सॉल्यूशन पर आएंगे। अब हम फर्स्ट आते हैं हमारा ग्रुप डेवलपमेंट पर। तो ग्रुप डेवलपमेंट क्या रेफर करता है? आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू जो ग्रुप है वो इवॉल्व होता है इनिशियल फॉर्मेशन से लेके उसकी इफेक्टिव परफॉर्मिंग यूनिट तक। इट इन्वॉल्व चेंज इन रिलेशनशिप्स, बिहेवियर, communication, and cohesion among members. Group development is essential for improving coordination, decision making, and goal achievement in the organization। तो ग्रुप डेवलपमेंट जो है आपके कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग एंड गोल अचीवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं इसके स्टेजेस क्या होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला आता है बच्चे आपका फर्स्ट स्टेज जो है आपका फॉर्मिंग स्टेज, जो आपकी सबसे इनिशियल स्टेज होती है। मेंबर्स कम टुगेदर and begin to understand the group objectives. There is a uncertainty and dependence on the leader for guidance. Example, newly hired employees meeting for the first time। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, साथ में आते हैं, इनिशियली ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ये टोटली लीडर की गाइडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड आता है स्टूडेंट्स आपका स्टॉर्मिंग स्टेज। तो डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड वर्क स्टाइल अराइज। मेंबर्स compete for roles and recognition, leading to conflict and tension, and effective leadership is needed to manage disagreement constructively। तो सेकंड स्टेज पे क्या होता है, अब आपको लोगों के ओपिनियंस पता चलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, वर्क स्टाइल सबका डिफरेंस होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टेंशन अराइज होती है। तो इस टाइम में जो आपकी लीडरशिप है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से मैनेज कर सको। थर्ड इज नॉर्मिंग स्टेज। द मेंबर्स एस्टैब्लिश शेयर नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस, cohesion and cooperation grow, sense of belongingness develop। Example, team members start supporting one another to meet a डेडलाइंस। अब थर्ड स्टेज जो है कि अब उनको पता है कि उनकी क्या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, और आपस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और वो साथ में मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। Fourth is performing stage. The group become fully functional and productive. Roles are clear and trust is established, and members focus on achieving group goals efficiently। Example, a project team successfully coordinating tasks to deliver a रिजल्ट। तो इस टाइम में जो ग्रुप होता है वो पूरी तरह से फंक्शनल होता है, प्रोडक्टिव होता है और सबके रोल्स एकदम क्लियर होते हैं, आपस में एक ट्रस्ट बिल्डअप रहता है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली साथ में काम करते हैं। फिफ्थ इज adjourning stage। The group complete its task and disbands। Members may experience satisfaction or emotional withdrawal। Example, a task force dissolving after submitting its final report। जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होता है तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका शायद ग्रुप डिसॉल्व हो जाए टास्क कंप्लीट होते ही, जैसे ही अपनी फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे। क्रिटिकल नोट, अ ग्रुप डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। skipping or mismanaging any stage may affect performance and मोरल। तो अगर आप किसी भी स्टेज को मिस करते हैं या मिस मैनेज करते हैं तो आपका मोरल और परफॉर्मेंस दोनों डाउन हो सकते हैं। कंक्लूजन, इफेक्टिव ग्रुप डेवलपमेंट इंश्योर टीम वर्क, ट्रस्ट एंड सिनर्जी, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी
and job satisfaction, and recognizing and managing each stage help managers create cohesive and goal oriented टीम्स। तो जैसे जैसे आपके ग्रुप का डेवलपमेंट होता है इफेक्टिव तरीके से, तो आपका टीम वर्क, ट्रस्ट, सिनर्जी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई रहती है और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहता है। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं आपसे। चलिए आंसर पर आते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जब आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्यों करते हैं? ताकि आपका एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, क्लैरिटी रहे और आप डिसीजंस ले पाएँ। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्ड ट्रस्ट एंड अलाइन एफर्ट टुवर्ड्स अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है? आपके मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा और सब जो है साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ मैसेज। द कम्युनिकेटर मस्ट यूज सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज टू कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली। जो कम्युनिकेटर है, जो मैसेज दे रहा है, उसको सिंपल और प्रिसाइजली लैंग्वेज के अंदर उसको आंसर मैसेज देना है ताकि सामने वाले को उसका मैसेज कन्वे हो सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड इज कंप्लीटनेस। द मैसेज शुड कंप्लीट all necessary fact and figure to help the receiver understand and act correctly। कि जो मैसेज है उसमें सारे फैक्ट और फिगर्स करेक्ट और होने चाहिए जो जो ज़रूरी हैं ताकि रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। थर्ड इज कॉन्शियसनेस। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटिशन। A brief and direct message save time and maintain इंटरेस्ट। तो आपको अननेसेसरी वर्ड्स और रिपीटिशंस जो है उनको अवॉइड करना है। एक शॉर्ट और डायरेक्ट मैसेज जो है वो देना चाहिए ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका टाइम भी सेव हो। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी। द मैसेज मस्ट बी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसीज। जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए ताकि सामने वाले को क्लैरिटी हो सके। फिफ्थ इज कंसिडरेशन। द सेंडर शुड बी एम्पैथेटिक कीपिंग इन माइंड रिसीवर व्यू पॉइंट, नॉलेज एंड इमोशनल स्टेट। तो जो कम्युनिकेटर होता है, जो मैसेज दे रहा होता है, उसको एम्पैथेटिक मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचना चाहिए। उसके माइंड में रहना चाहिए कि रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है या उसका इमोशनल स्टेट कैसा है या उसको कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में। सिक्स्थ इज फीडबैक। एंश्योर्स दैट कम्युनिकेशन इज टू वे। अब आपका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब आपको पता है कि अब वो आपके मैसेज को क्लियरली अंडरस्टूड कर चुका है, समझ चुका है। सेवेंथ इज एप्रोप्रिएट मीडियम। अब जो चैनल है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो इट शुड मैच द नेचर, अर्जेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज। इट डिपेंड्स कितना अर्जेंट है, क्या नेचर है, आपको कितना कॉन्फिडेंशियल रखना है उस नेचर को, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उससे कम्युनिकेट करेंगे। एट्थ इज टाइमलीनेस। The message should reach the receiver at the right time to facilitate prompt action। आपको जो भी मैसेज देना है वो राइट टाइम पे देना है। अगर आप डिले करोगे देने में तो वो एग्जैक्ट एक्शन जो वो लेना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। नाइन्थ इज प्रॉपर टोन एंड कर्टेसी। Polite and respectful expression help in maintaining the harmony and reducing the resistance। तो आपको जब भी बात करनी है वो पोलाइटनेस और रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करना है। सो गुड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। Even a well-framed message loses effectiveness if listeners is inattentive or prejudiced। तो अगर आपका मैसेज आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी किया है, आपने उनको कम्युनिकेट भी किया है, बट अगर लिसनर अनअटेंटिव है तो उसका कोई यूज़
नहीं है। कंक्लूजन, ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, coordination, efficiency within an organization, and it is the foundation of effective leadership and team work. चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Job satisfaction is an inner feeling and it is influenced by various organizational and personal variables. Discuss these variables with examples. चलिए आंसर पर आते हैं अब हम। तो जॉब सेटिस्फेक्शन किस क्या रेफर करता है? एन इंडिविजुअल इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड हिज और हर जॉब। वो अपनी जॉब के बारे में इमोशनली क्या फील करता है। इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच पीपल लाइक और डिसलाइक देयर जॉब्स। उनको अपनी जॉब में क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। इट इज़ एन इनर फीलिंग रिफ्लेक्टिंग हाउ वेल वन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जॉब आर मेट बाय द एक्चुअल कंडीशंस, कि उस पर्सन की एम्प्लॉय की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस जॉब से कितनी फुलफिल हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज, जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल वेरिएबल्स। तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो आपके दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड अ पर्सनल बोथ। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प मैनेजमेंट टू मेंटेन मोरल एंड अ प्रोडक्टिविटी। अब हम आते हैं अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल से जिससे आपका जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस होता है। चलिए फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट आपका नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब व्हेन जॉब इज चैलेंजिंग, meaningful and varied rather than monotonous. Example, creative professionals in advertising enjoy autonomy and innovation. अब एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगी? जब उसको लगेगा कि उसकी जॉब जो है वो चैलेंजिंग है, मीनिंगफुल है। अगर वो सेम मोनोटोनस काम करे जा रहा है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड इज वर्किंग कंडीशन। कंफर्टेबल लाइटिंग, वेंटिलेशन, टूल्स इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन वाइल पुअर कंडीशन कॉज स्ट्रेस। तो जितना ज़्यादा क्लीन वेंटिलेटेड आपका एनवायरनमेंट होगा, जितने ज़्यादा आप उनको टूल्स देंगे काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, उतनी ज़्यादा उनकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। अदरवाइज उनको स्ट्रेस होगा अगर कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी। थर्ड इज पे एंड बेनिफिट। फेयर एंड एडिक्वेट कंपनसेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस रेज सेटिस्फेक्शन। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ड और एक्सपीरियंस के बेस पे उनको कंपनसेशन, अगर आप उनको उनके एक्सपीरियंस और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे फेयरली उनको कंपनसेट कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई रहेंगे। अगर इनइक्वालिटी होगी तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई रहेंगे। फोर्थ इज सुपरविजन। Supportive and participative supervisor enhance satisfaction while authoritarian leadership cause a resentment. तो जहाँ आपके जो सुपरवाइजर सीनियर होते हैं वो सपोर्टिव रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में आपको हेल्प करते हैं। पर अगर वहाँ पे अथॉरिटेटिव लीडरशिप होगी तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगी। फिफ्थ इज प्रमोशन पॉलिसीज। Opportunities for growth and advancement improve job satisfaction. Transparent and merit based promotions are motivating. तो जहाँ पे एम्प्लॉय को पता है कि उसको उसकी करियर में उसको ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे उसके चांसेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहता है। और साथ के साथ जो आप किस बेसिस पे उनको प्रमोट कर रहे हैं और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो होनी चाहिए, जो उनको मोटिवेट रखने में हेल्प करता है। सिक्स्थ इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। फेयर, कंसिस्टेंट एंड एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए सो दैट उनके अंदर एक सिक्योरिटी और ट्रस्ट की फीलिंग आए। सेवेंथ इज को वर्कर रिलेशन। तो कोलीग्स के रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होनी चाहिए, तो उससे वहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट बनता है जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव रहती है। एट्थ इज जॉब सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एश्योरेंस होनी चाहिए कि उनको कॉन्टिन्यू एम्प्लॉयमेंट काम जो है वो मिलेगा। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन होती है सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका लोअर रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, पर्सनल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। द फर्स्ट इज पर्सनैलिटी। इफ द एम्प्लॉय इज ऑप्टिमिस्टिक और इमोशनली स्टेबल, तो इस टाइप की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जनरली ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं
रेदर देन जो पेसिमिस्टिक्स होते हैं। सेकंड इज एज एंड एक्सपीरियंस, सेटिस्फेक्शन कब इंक्रीज होती है? विद एज एंड एक्सपीरियंस एंड ड्यू टू अ ग्रेटर एडजस्टमेंट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि आप जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वैसे वैसे आप एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक रखने लगते हैं, तो वही लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं। थर्ड इज एजुकेशन, हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय एक्सपेक्ट मोर ऑटोनॉमी एंड चैलेंजिंग वर्क, लैक ऑफ इट कैन लीड टू सेटिस्फेक्शन। जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड हो गए अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उतने ही आप सेटिस्फाई रहेंगे। फोर्थ इज जेंडर एंड फैमिली बैकग्राउंड, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली सपोर्ट, कल्चरल एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंटली अक्रॉस द इंडिविजुअल। हर किसी का कितना फैमिली सपोर्ट है, उनका कल्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सेटिस्फाई रहेंगे अपनी जॉब से। फिफ्थ इज परसेप्शन एंड एटीट्यूड, पर्सनल परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन डायरेक्टली अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन। अब हर एक बंदे का जो एटीट्यूड होता है, परसेप्शन होता है, चीज़ों को लेके डिफरेंट होता है, तो आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, फेयरनेस किस तरीके से देख रहे हो या कैसे अप्रिशिएट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सेटिस्फाई रहेंगे। नेक्स्ट इज अ क्रिटिकल नोट, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नॉट ओनली इफेक्ट इंडिविजुअल मोरल बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एब्सेंटिज्म, टर्नओवर एंड प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका मोरल जो है वो हाई हो रहा है, बट उसके साथ साथ वो उनकी एब्सेंटेंसी भी कम रहेगी, टर्नओवर भी इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और मैनेजर्स मस्ट रेगुलरली असेस सेटिस्फेक्शन लेवल थ्रू सर्वेज एंड फीडबैक। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस जो है वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सर्वेज और फीडबैक लेने चाहिए कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल एम्प्लॉयज़ का कैसा है। कंक्लूजन, job satisfaction is a complex emotional state shaped by both organizational and personal variables. A positive and supportive environment, along with the fair rewards and growth opportunity, lead to high satisfaction, which in turn enhance performance and organizational harmony. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स आते हैं स्टूडेंट। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। स्ट्रेस हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, negative consequences have adverse effect on biological, psychological and behavior system apart from a organizational system. Explain this statement with examples. चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो स्ट्रेस के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका इम्पैक्ट आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर सिस्टम पर भी पड़ता है। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम बच्चे स्ट्रेस पर। तो स्ट्रेस क्या है? एक फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन होता है। वो कब होता है? जब इंडिविजुअल फेस करता है डिमांड्स की, जब उसकी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ज़्यादा उनसे डिमांड किया जाए। वाइल पॉजिटिव स्ट्रेस कैन मोटिवेट इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है तो वो मोटिवेट होता है और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट अगर नेगेटिव स्ट्रेस होता है इट लीड्स टू डिसफंक्शन एंड illness. And stress impact the individual biological, psychological and behavior system and also affect the organization efficiency. तो आपका जो स्ट्रेस है वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर तो आपको इम्पैक्ट करता ही है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। अब हम आते हैं सबसे पहले स्टूडेंट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर। फर्स्ट है मोटिवेशनल फोर्स। मॉडरेट स्ट्रेस स्टिमुलेट एफर्ट एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिविटी। अगर आपका कुछ मॉडरेट हल्का फुल्का स्ट्रेस है तो उससे आप एफर्ट करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड इज इंक्रीज्ड अलर्टनेस। आपका जो फोकस है वो और एनहेंस होता है और इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है कि आपको चैलेंजिंग टास्क को किस तरीके से हैंडल करना है। थर्ड इज एडेप्टेशन एंड ग्रोथ। कंट्रोल स्ट्रेस प्रमोट करता है आपकी लर्निंग और रेजिलेंस को। फोर्थ इज गोल अचीवमेंट। तो जो भी आपकी डेडलाइंस और टारगेट्स होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को पुश करता है कि वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें और एक्ट करें। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस पर।
तो फर्स्ट आता है बच्चे हमारा कि बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज फटीग एंड हेडेक, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस होगा तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिजिकल वीक होगे। सेकेंड इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, अगर आपका प्रोलॉन्ग से मतलब काफ़ी टाइम से स्ट्रेस चल रहा है तो आपको हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थर्ड इज गैस्ट्रोटेस्टिनल इश्यूज, इंडाइजेशन, अल्सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फोर्थ इज स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमैनिया, इरेगुलर स्लीप जो होता है जिससे आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फर्स्ट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अगर आप प्रसिस्टेंटली आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप टेंशन के अंदर है, होपलेस है, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। डिक्रीज कंसंट्रेशन, आपका जब भी स्ट्रेस होता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग और मेमोरी के अंदर वो इंटरफेयर करता है, आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है। थर्ड इज़ लो मोरल, जब आप कॉन्टिन्यूस फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो इसकी वजह से आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और काम में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। थर्ड आता है बच्चे आपका बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे? द फर्स्ट इज एग्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, वो अब जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो हार्शली रिएक्ट करेंगे अपने कुलीग के टूवर्ड्स। सेकेंड इज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस चल रहा है तो वो अवॉइड करेंगे कि वो काम पे ना आए या काम छोड़ दे, क्विट कर दे। थर्ड इज सब्सटेंस अब्यूज़, कि मे भी वो हो सकता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाए फॉर सम टेम्परेरी रिलीफ। एंड फोर्थ आता है स्टूडेंट्स आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हाई स्ट्रेस होगा तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी और एरर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। पुअर टीम वर्क, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा जिसकी वजह से वो कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, टीम वर्क जो होगा वो पुअर हो जाएगा। थर्ड इज इंक्रीज कॉस्ट, क्योंकि वो काम पे नहीं आएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है और आपके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो एट द एंड मैनेजिंग स्ट्रेस इज क्रूशियल, टेक्निक लाइक टाइम मैनेजमेंट, काउंसलिंग, relaxation and supportive leadership can control a distress and preserve a employee health. At last conclusion, the stress is inevitable but it आउटकम डिपेंड हाउ इट इज़ मैनेज। आप स्ट्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट आप उसको कैसे मैनेज करोगे उस पर उसका आउटकम जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब वाइल एट्रिस एनहेंस परफॉर्मेंस, अगर आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होगा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका आउटकम किस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, वहीं अगर डिस्ट्रेस होगा तो आपके फिजिकल साइकोलॉजिकल सिस्टम को वो वीक कर देगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी भी वीक हो जाएगी। सो प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है एक बैलेंस, वेलबींग एंड सस्टेन प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर स्टूडेंट। Critically evaluate the need for achievement theory of motivation and how this theory can be applied for a managerial decisions. चलिए आंसर देखेंगे स्टूडेंट हम इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ये किसने डेवलप करी थी? बाय डेविड मैकक्लेन। इन्होंने फोकस किया था ऑन द मोटिवेशनल ड्राइव्स ऑफ इंडिविजुअल। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करे 3 डोमिनेंट नीड्स। फर्स्ट इज अचीवमेंट, सेकंड इज एफिलिएशन एंड थर्ड इज पावर, जो किसी के भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एट वर्क। एंड अमंग दीज need for achievement explain why some individual constantly seek excellence and success. This theory is vital for manager to understand employee motivation and improve organizational structure. So ये जो थ्योरी है मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सके। चलिए अब आते हैं हम मेन फीचर्स और नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नीड फॉर अचीवमेंट। इंडिविजुअल विद अ हाई एक्ट desire to excel
and achieve challenging goals, and they prefer tasks requiring personal responsibility and skill. तो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर एक हाई होता है, उनके अंदर हर एक चीज़ को एक्सेल करने की, अचीव करने का एक डिज़ायर रहता है, और वो वही टास्क प्रेफर करते हैं जिसमें उनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी जाए, और जिसमें वो अपने पर्सनल स्किल्स को और एनहांस कर सके. सेकेंड इज नीड फॉर एफिलेशन, refer to the desire for friendly and close interpersonal relationship. People high enough prefer cooperative environment. तो जिन लोगों में एफिलेशन बहुत हाई होता है, वो प्रेफर करते हैं कि उनको कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट मिले, फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले. थर्ड इज नीड फॉर पावर. इट इज ड्राइव टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल एंड डायरेक्ट अदर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ये बेसिकली इसका मेन फोकस क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना और डायरेक्ट करना दूसरों को, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको. फोर्थ इज अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर. सो हाई अचीवर्स जो है वो सेट करते हैं मॉडरेट रिस्क और डिज़ायर करते हैं इमीडिएट फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस. उनको अपनी परफॉर्मेंस पे इमीडिएट बेसिस पे फीडबैक चाहिए होता है. फिफ्थ इज मोटिवेशन थ्रू ट्रेनिंग. सो मैकक्लेन एम्फेसिस दैट अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी लर्न एंड डेवलप्ड. तो ये जब अचीवमेंट है, आप उसको लर्न भी कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो विथ सुटेबल ट्रेनिंग एंड री इन्फोर्समेंट. अब हम आते हैं इसके क्रिटिकल इवेल्युएशन पे. तो फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इंट्राप्रेन्योरियल मैनेजरियल बिहेवियर. Second, provide framework for identifying leadership potential. Limitations, difficult to measure need precisely. Second, ignore situational and environmental influence on motivation. And third, overemphasize achievement while underplaying team dynamics. नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एप्लीकेशन इन मैनेजरियल डिसीजन, आप कैसे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट इज एम्प्लॉय प्लेसमेंट. मैनेजर्स कैन असाइन चैलेंजिंग टास्क टू दोज विद अ हाई एक्ट and a team task to those with a high F. Second is leadership development. Hyper individual with a social responsibility can be trained for leadership roles. Third, motivation and appraisal. Feedback, recognition, goal setting can enhance the achievement motivation. Fourth, entrepreneurial selection. Identifying employees with a strong act support innovation and business growth. Fifth, organization culture. Creating a culture that rewards performance and initiative foster achievement oriented behavior. Critical note, the McClellan theory highlight that motivation is not innate but developable and make it practical for a human resource development program. तो मोटिवेशन को जो है वो आप डेवलप भी कर सकते हैं और आप इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर प्रैक्टिकली भी लेकर आ सकते हैं. Conclusion, the need for achievement theory provides valuable insight into individual differences in motivation, and by identifying dominant needs, managers can assign appropriate roles, improve morale, and enhance performance, and it serves as a scientific base for a motivational and managerial decisions. So students, आगे बढ़ने से पहले आपको इग्नू के रिगार्डिंग किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग चाहिए, आपको सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, लास्ट 5 ईयर के गेस्ट पेपर चाहिए, या आपको इग्नू के नोट्स चाहिए, तो वो मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट unnatieducations.com/ignu पर. आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है और आपको जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आपको सब हमारी वेबसाइट पे मिलेगा. आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए, आप इग्नू नोट्स पे विजिट करेंगे, आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, देन आप अंडर ग्रेजुएट पे जाएंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएट के, और यहाँ पे आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ आर्ट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे
बैचलर ऑफ आर्ट्स पे जाएंगे तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे हर कोर्स के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल करके टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं स्टूडेंट। 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, discuss them and explain how do they help in smooth functioning of the organization। चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमसे कंपोनेंट्स पूछे गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के और हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? इट डिफाइन फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसके क्या रोल्स रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको डिफाइन करता है। और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर डिवाइडिंग वर्क, coordinating activities and achieving objectives. A well-designed structure ensure clarity, accountability and smooth functioning across all departments। चलिए अब आते हैं हम इसके कंपोनेंट्स पर। कंपोनेंट्स क्या हैं आपका? सबसे पहला आता है बच्चों हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इट स्पेसिफाई द चेन ऑफ कमांड and reporting relationships. It ensures discipline, unity and coordination in decision making। तो आपकी क्या चेन रहेगी कमांड में? सबसे ऊपर कौन होगा, लोअर लेवल पे कौन होगा, किस तरह से रिपोर्टिंग होगी, ये पूरा जो होता है स्पेसिफाई किया जाता है। सेकेंड इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू टास्क एंड असाइंड टू इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स based on specialization and leading to efficiency। तो जो भी कोई काम होता है, टास्क होता है, उसको डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है डिपार्टमेंट्स को, और उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस्ड पे और उनकी एफिशिएंसी के टुवर्ड्स काम किया जाता है। थर्ड इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, refers to the number of subordinate a manager can effectively supervise, कि एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, और अगर ये बैलेंस रहता है तो उससे आपका कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल दोनों ही बेटर रहता है। फोर्थ इज डिपार्टमेंटेशन, grouping activities into department like production, marketing और finance facilitate specialization and focus। तो आप डिपार्टमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में कर देते हैं, जैसे प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। तो इससे एक तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन रहती है और फोकस भी उसी काम पे रहता है। फिफ्थ इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, assessing responsibility when appropriate, authority empowers employees and reduce managerial workload। तो आपको अपना जो काम है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को असाइन करना है ताकि आपका जो मैनेजरियल वर्कलोड है वो कम हो सके। सिक्स्थ इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिटरमाइन करता है कि कितनी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, किस तरीके से वो अलग अलग लेवल पे इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेवंथ इज फॉर्मलाइजेशन, डिग्री टू विच रूल्स, procedure and communication are standardized. High formalization ensure a uniformity। Eighth is coordination, integrate effort of all department to achieve common objective efficiently। Ninth is communication system, define formal and informal channels for transmitting information, and effective communication improve cooperation and understanding। 10th is technology and structure। The structure must align with the technology used, mechanistic for routine tasks and organic for a dynamic environment। So how components help in smooth functioning?
तो फर्स्ट इज क्लियर अथॉरिटी, कोई कंफ्यूजन या ओवरलैपिंग नहीं रहती ड्यूटी के अंदर। सेकंड इज स्पेशलाइजेशन, तो आप स्पेशलाइज बंदे को उसको काम देते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, जॉब एक्सपर्टीज मिलती है। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन, आपकी यूनिटी रहती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आपके एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं आप उसको इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। एफिशिएंसी, आपकी डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट तरीके से होती है और रिसोर्सेज का भी आप सही ढंग से यूटिलाइजेशन करते हैं। Critical note, no single structure unit all organization. The design must match size, goal, environment, technology for a maximum effectiveness. हाँ बेटा. At last conclusion, so organization structure act as a backbone of a management, and by defining authority, responsibility and communication, it ensures smooth functioning, effective control and a goal अटेनमेंट। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। आपको किसी दो पर नोट्स लिखने हैं, मैं आपको सबके ही आंसर बताऊंगी। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। फर्स्ट इज अ मॉडल ऑफ मेन, सेकेंड इज कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी, थर्ड इज मैनेजिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज मैनेजरियल यूसेज ऑफ परसेप्शन। चलो बच्चे, अब हम आते हैं ए पार्ट पर। सबसे पहले था आपका मॉडल्स ऑफ मैन इंट्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉडल ऑफ मैन किसको रेफर करते हैं? डिफरेंट एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। आपके क्या क्या एजम्पशंस है ह्यूमन नेचर को लेके, जिससे आपका मैनेजमेंट स्टाइल इन्फ्लुएंस हो सकता है, मोटिवेशन स्टाइल और लीडरशिप स्टाइल। तो ये जो मॉडल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि इंडिविजुअल जो है वो वर्क पे किस तरीके से बिहेव करेगा और कैसे मैनेजर्स जो है उनको सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो गाइड कर सके उस बिहेवियर को। अब आते हैं आपके मेन मॉडल्स ऑफ मैन। फर्स्ट इज रेशनल इकोनॉमिक मैन मॉडल। ये बेस्ड है आपके क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर। ये एज्यूम करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो सोलली मोटिवेटेड रहते हैं अपने जो भी उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड दिया जाता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स उनको मिल सके। सेकेंड इज सोशल मैन मॉडल। इसका एम्फेसिस होता है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के ऊपर। तो बेसिकली पीपल को एज अ सोशल बींग्स के तौर पे देखा जाता है जिनका बिहेवियर किसके थ्रू गाइड होता है? बाय रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंगनेस एंड अ ग्रुप नॉर्म्स। थर्ड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन मॉडल। ये इंस्पायर है आपके मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड से। इसमें आपके इंडिविजुअल्स आते हैं एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बीइंग्स जो पर्सनल फुलफिलमेंट देखते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपने वर्क के थ्रू। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स मैन मॉडल। तो डेवलप्ड इन अ मॉडर्न बिहेवियर साइंस। ये रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन बिहेवियर के मल्टी डायमेंशनल्स को। वो उनको डिफरेंट सिचुएशंस में वेरी करता है उनके टाइम के अकॉर्डिंगली और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। फिफ्थ आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। ये इंट्रोड्यूस किया था हार्बर्ट सिमोन ने एंड इट एज्यूम्स दैट कि जो ह्यूमन है वो एक बाउंडेड रैशनल डिसीजंस लेते हैं। अगेन भी किससे लिमिट करता है कि उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। सिक्स्थ इज पॉलिटिकल मैन मॉडल। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो पावर सीकिंग होते हैं, वो इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड होते हैं और वो चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस ले सके। तो क्रिटिकल नोट, कोई भी सिंगल मॉडल जो है वो किसी भी बिहेवियर को फुली एक्सप्लेन नहीं करता। मैनेजर्स को इनको अप्लाई करना चाहिए एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच और कंसिडर करना चाहिए इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तीनों को साथ में। कंक्लूजन, तो जो आपका मॉडल ऑफ मैन है वो हेल्प करता है मैनेजर को कि आप एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो और उनके बिहेवियर को कैसे डाइवर्स कर सकते हो। And recognizing these differences enable a effective leadership, better communication and improved organizational performance. अब हम आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल पर्सन कंपैटिबिलिटी। सो कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी क्या है कि जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में उनका क्या पर्सनल वैल्यूज़ है और क्या कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का।
तो जब दो लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मनी रहती है, तो एम्प्लॉय को जो है वो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस होता है, कमिटमेंट रहता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई रहती है। अगर मिसमैच हो जाए तो रिजल्ट में क्या होगा, स्ट्रेस होगा, मोटिवेशन लो होगा और आपका टर्नओवर भी लो हो जाएगा। की डायमेंशंस क्या हैं आपके कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी के? फर्स्ट इज वैल्यू कॉन्ग्रुएंस, किस डिग्री पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और बिलीफ मैच होते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लॉयल्टी और जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंस होगी। सेकंड इज वर्क एथिक अलाइनमेंट, जो भी आपके पर्सनल वर्क और एथिक्स के बीच में कंपैटिबिलिटी है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स है, उससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो और स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड इज बिहेवियर एक्सपेक्टेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेड कंडक्ट से नॉर्म्स शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन और टीम वर्क जो है वो उसी की वजह से इम्प्रूव होता है। फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी, इंडिविजुअल की कितनी कैपेसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस में एडजस्ट करने की विदाउट लूजिंग हिज पर्सनल आइडेंटिटी। फिफ्थ इज लीडरशिप स्टाइल फिट, कंपैटिबिलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लीडरशिप वैल्यू करता है और अलाइन करता है एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस को। सिक्स्थ इज कल्चरल ओपननेस, जितना फ्लेक्सिबल कल्चर होगा, जितना आप वैल्यू करोगे डाइवर्सिटी को, उतना जो इंडिविजुअल होगा वो बेटर अकोमोडेट हो पाएगा। सेवेंथ इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं टू इंटरनाइज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यूज़, उनको समझ में आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं। एट इज़ आउटकम ऑफ कंपैटिबिलिटी, जब आप कमिटमेंट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। तो एट लास्ट क्रिटिकल नोट, कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी तो है वो डायनामिक होती है। ऑर्गेनाइजेशन को पीरियोडिकली असेस करना चाहिए अपने कल्चर को और इंश्योर करना चाहिए कि वो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस के साथ जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे वो उसको कॉन्टिन्यूली चेंज करता रहे। तो कंक्लूजन, कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी फॉस्टर करता है हार्मनी, मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी। जब आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू साथ में अलाइन रहते हैं तो एम्प्लॉयज़ वैल्यूड फील करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे। सिक्स पॉइंट पर आते हैं, सी पॉइंट पर आते हैं। सी आपसे पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनेजिंग मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एमएनसी। सो एमएनसी क्या होती है, वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट करती है, उसका कंट्रोल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट जो है वो होम बेस से होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेज करने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ता है अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स में, लीगल सिस्टम में और मार्केट के अंदर। तो इनका मेन गोल क्या होता है कि आपको एक ग्लोबल इंटीग्रेशन बना के रखनी है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के साथ और इंश्योर करना है कि आप एफिशिएंसीज के साथ और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अपना काम करते रहें। अब की एस्पेक्ट्स क्या हैं आपके, सबसे पहला आता है बच्चों आपका ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। एमएनसीज जो है वो डिज़ाइन करती है स्ट्रैटेजी को उस तरीके से ताकि आप वर्ल्ड वाइड एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके लोकल मार्केट के अंदर। जैसे कोका कोला ने अपना एक ग्लोबल ब्रांड बना रखा है और वो रीजनली फ्लेवर्स को अडॉप्ट कर लेता है। सेकेंड इज क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ को, और उसका कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्टाइल भी जो है वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एमएनसीज जो है वो अडॉप्ट करती है मैट्रिक्स या नेटवर्क स्ट्रक्चर को ताकि वो ग्लोबली कनेक्ट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और लोकल लेवल पे भी इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। फोर्थ इज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। लीडर्स को एनकरेज करना चाहिए क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को और कोई भी इथोसेंट्रिक एटीट्यूड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो जितने भी मैनेजिंग एक्सपेक्ट्रेट्स होते हैं उनको कल्चरल अडॉप्टेशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि अक्रॉस द कंट्री उनको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग। सो एमएनसीज को समटाइम्स चॉइस करना पड़ता है बिटवीन अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के अंदर। सेवन्थ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो भी आपका इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, और जो भी आपके कॉम्प्लाइंसेस यूनिट होते हैं किसके थ्रू, रिपोर्टिंग, ऑडिट और इवैल्यूएशन। एट्थ इज एथिकल एंड लीगल कॉम्प्लाइंसेस। तो ऑपरेशंस जो है वो क्या कंफर्म करते हैं कि जो भी आपके लॉज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं होस्ट कंट्रीज़ के, आप उनको फॉलो करें ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या रेपुटेशनल डैमेज जो है वो ना हो। नाइन्थ, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रांसफ़र। जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं आप शेयर करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस कर सकें। टेंथ, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमएनसीज जो है उनको अपने प्रॉफिट को बैलेंस करना चाहिए, किसके थ्रू, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू। क्रिटिकल नोट, जो भी आपकी मैनेजिंग एमएनसीज हैं वो क्या डिमांड करती हैं, ग्लोबल विजन और लोकल सेंसिटिविटी को, एंड ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से आपकी इनोवेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपका लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। एट लास्ट जो कंक्लूजन, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या रिक्वायर करता है, आपका स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन को, कल्चरल इंटेलिजेंस को और एथिकल कंडक्ट को। और जब भी आप इन ग्लोबल गोल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो लोकल रियलिटीज़ और एमएनसी इंश्योर करता है सस्टेनेबल ग्रोथ और इंटरनेशनल गुडविल को। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। लास्ट है आपका मैनेजीरियल यूज ऑफ परसेप्शन। चलिए, परसेप्शन क्या है बच्चे, आपका परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल इंटरप्रिटेट करता है एक इंफॉर्मेशन को जो भी उसको एनवायरनमेंट से मिली है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो होते हैं वो किसके ऊपर रिलाई होते हैं, जो भी पीपल को इवेल्युएट करते हैं परसेप्शन की, सिचुएशन की या परफॉर्मेंस की। ऑल दो परसेप्शन जो है वो सब्जेक्टिव है, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है बाय पर्सनल, सिचुएशनल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से। सो अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन हेल्प्स मैनेजर टू मेक अ फेयर एंड इफेक्टिव डिसीजंस। अब हम आते हैं मैनेजीरियल यूज ऑफ परसेप्शन पे। सबसे पहला आता है बच्चों आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन। सो मैनेजर असेस कैंडिडेट suitability based on perception of their appearance, attitude and response during the इंटरव्यू। तो मैनेजर कैंडिडेट को असेस करेगा, अपना एक परसेप्शन बनाएगा कि उसका अपेयरेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। सेकंड इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि मैनेजर्स जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे तो वो कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, समटाइम्स उसकी वजह से बायनस या ओवर रेटिंग भी हो सकती है। थर्ड इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मैनेजर का जो परसेप्शन होता है एम्प्लॉय के नीड्स और एबिलिटी के टूवर्ड्स वो शेप करता है मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज को और लीडरशिप स्टाइल को। फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि आप कैसे परसीव करेंगे डिफरेंट इंडिविजुअल को, कैसे अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और कैसे सेम इशू को रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। तो परसेप्शन किसको इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे मैसेज जो है वो सेंड होंगे, रिसीव होंगे और इंटरप्रिटेट होंगे ताकि आपको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिक्स्थ, डिसीजन मेकिंग। Managers interpret environmental cues through perception and which guide strategic and operational decisions. Seventh, workplace behavior interpretation. करेक्ट परसेप्शन हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन लेवल एंड मोरल एक्यूरेटली। एट, कस्टमर रिलेशन। मैनेजर्स का जो परसेप्शन है ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन दैट एड्स इन इम्प्रूविंग सोशल इक्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। नाइन्थ, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज बिल्डिंग। जो भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल परसेप्शंस बना रहे हैं आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इससे आपका ब्रांड रेपुटेशन और स्ट्रांग होगा और स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी। कॉमन परसेप्शुअल एरर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज अ हेलो इफेक्ट।
आप किसी एक वन पॉजिटिव ट्रेट के ऊपर जज करते हैं। सेकंड इज स्टीरियोटाइपिंग, आप जनरली एट्रीब्यूट कर लेते हैं ट्रेट्स को इंडिविजुअल्स के। थर्ड इज सेलेक्टिव परसेप्शन, कि आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। फोर्थ इज प्रोजेक्शन, कि आप अपनी फीलिंग दूसरों के ऊपर असाइन कर रहे हैं। सो क्रिटिकल नोट, perception can destroy judgment. Manager must verify facts, seek feedback, and remain objective to ensure accurate interpretation and fair action. Conclusion, perception plays a crucial role in managerial effectiveness, influencing almost every aspect of organization behavior, from selection to decision making. Awareness of perceptual biasness and training in personal accuracy enhance fairness, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। सो स्टूडेंट, ये था आपका MCA 01 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं हमने आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करे हैं। आपको सेम इसी तरीके से ही पॉइंट फॉर्म में टू द पॉइंट आंसर अपने प्रेजेंट करने हैं। और आपको फर्दर कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस चाहिए लास्ट 5 ईयर्स के, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर। और इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।